हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ड्रिल। मैं हूं निकिता मारू और हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 12 बुक कीपिंग इन अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, जिसके प्रीवियस वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट देखा है, फिर कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो एंड गुडविल की जर्नल एंट्रीज हमने देखी है और साथ ही साथ गुडविल कैलकुलेशन भी हमने देखा है। सो ये सारे वीडियोस की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दूंगी। सो अगर आपको ये वीडियो से पहले उस वीडियो को रेफ़र करना है तो आपके लिए इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, जो है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। ये जितने भी पार्ट हम वन बाय वन करके सारे वीडियोज़ में पढ़ रहे हैं, ये सारे ही सेक्शंस आपको सम सॉल्व करने में हेल्प होगा। अब हमारे इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। नाउ रीवैल्यूएशन किस चीज़ का? तो असेट और लायबिलिटी का। तो रीवैल्यूएशन क्या है पहले वो समझते हैं, क्योंकि हमें असेट और लायबिलिटीज के बारे में पहले से ही जानकारी है। पर रीवैल्यूएशन क्या होता है? सो रीवैल्यूएशन दो वर्ड से बना है। पहला वर्ड है री एंड दूसरा है वैल्यूएशन। तो री का मतलब बताया है अगेन, एंड वैल्यूएशन का मतलब है कैलकुलेटिंग द वैल्यू, यानी कि आपके असेट और लायबिलिटी की ऑलरेडी एक वैल्यू है जो हमारे बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है, पर आज के दिन में उसकी मार्केट वैल्यू आपके बैलेंस शीट के वैल्यू से अलग हो सकती है। तो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक मेन रूल है कि हम जो भी एसेट एंड लायबिलिटीज़ जो भी हम शो करते हैं वो हमें करेक्ट वैल्यू पे शो करना है। तो उसे करेक्ट वैल्यू पे शो करने के लिए आपको आपके बैलेंस शीट की वैल्यू को मार्केट वैल्यू पे रजिस्टर करना पड़ेगा, यानी मार्केट वैल्यू के हिसाब से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आप अपने एसेट और लायबिलिटी की आज की वैल्यूएशन मार्केट में क्या होगी ये जानते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस आपके बैलेंस शीट में दी गई वैल्यू को मार्केट वैल्यू के हिसाब से रिकॉर्ड कर देना है। दैट इज कॉल्ड एज रीवैल्यूएशन। अब ये रीवैल्यूएशन देखने के लिए कौन सी दो चीज़ों का ध्यान देना है? एक बुक वैल्यू और दूसरा मार्केट वैल्यू। तो बुक वैल्यू यानी कि हमारे बैलेंस शीट की वैल्यू, और मार्केट वैल्यू, अगर ये दोनों मैच नहीं हो रही है, ठीक है, तो हम रीवैल्यूएशन करते हैं। अगर मैच हो रही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो रीवैल्यूएशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो रीवैल्यूएशन कब होगा? जब ये दोनों वैल्यू अलग होगी। तो आपके क्वेश्चन में हमेशा एसेट की एक बैलेंस शीट वैल्यू दी होगी और दूसरी मार्केट वैल्यू एडजस्टमेंट्स में दी होगी, तो आपको इजीली उसे पहचानने में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट है, ये कब किया जाता है, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन प्रोसेस कब की जाती है? तो आपके रिकंस्टिट्यूशन के 3 चैप्टर्स है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। यानी कि जब भी पार्टनरशिप फर्म में चेंजेस होते हैं, यानी कि जब नया पार्टनर आया तो चेंजेस हुए, कोई पुराना पार्टनर छोड़ के जाएगा, चाहे रिटायर होने की वजह से या डेथ की वजह से, तो उस टाइम पे हम हमारे बैलेंस शीट के असेट और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करते हैं मार्केट वैल्यू पे, ठीक है। तो उसी समय पे, यानी जब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये तीनों में से जो भी होगा तब रीवैल्यूएशन डेफिनेटली होगा ही होगा। तो रीवैल्यूएशन किस चीज़ का? असेट एंड लायबिलिटीज़ का किया जाता है। कैसे करेंगे? मार्केट वैल्यू पे करेंगे। और जब ये एसेट और लायबिलिटी का जो डिफरेंस वैल्यू है, कौन सा वैल्यू? डिफरेंस वैल्यू। डिफरेंस यानी कि आपके बैलेंस शीट की वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस से आपको प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढने होगा। तो वो जो प्रॉफिट एंड लॉस है ऐसे रिवैल्यूएशन पे होने वाले पे, वो जाएगा पुराने पार्टनर्स को, वो पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, चाहे चैप्टर कोई भी हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो। क्यों? क्योंकि जब एडमिशन होता है तो नया पार्टनर आने से पहले ही ये एसेट और लायबिलिटी बिजनेस के अंदर है, तो जो पुराने पार्टनर्स है उनको इसका प्रॉफिट एंड लॉस बांट के लेना है, जो भी रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट लॉस होगा, क्योंकि नए पार्टनर का तो इसमें कोई हिस्सा नहीं है। रिटायरमेंट और डेथ में पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो वो छोड़ के जा रहा है इसलिए उसको प्रॉफिट और लॉस नहीं देना है, ये भी गलत है। यानी कि उस टाइम पे भी जो पार्टनर होंगे, पुराने पार्टनर, उनमें ये प्रॉफिट और लॉस बटेगा। कौन सा? जो रिवैल्यूएशन पे आएगा वो। नेक्स्ट पॉइंट है, जब ये रिवैल्यूएशन करते हैं उस समय पे
कभी कभार हमारे अकाउंट्स में हमारे सामने आते हैं अनरिकॉर्डेड असेट या लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड का मतलब ये होता है कि उसका रिकॉर्डिंग बाकी है मतलब हमारी जो बैलेंस शीट होगी उसमें उसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, शायद रह गया है, या नया कोई एसेट आया है और लायबिलिटी आई है जिसका रिकॉर्डिंग करना बाकी रह गया है। सो इन दैट केस आपका काम क्या होगा, आप उसे रिकॉर्ड कर दो। कब रिकॉर्ड करोगे, तो ये आपके पास चांस है, जब एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, उस टाइम पे रिवैल्यूएशन होगा, और रिवैल्यूएशन के टाइम पे आप ये एसेट और लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर दो, तो ये रिकॉर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी इंक्रीज या डिक्रीज, ये जैसे हमने कहा ना, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू यानी कि बैलेंस शीट की वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होगा, या तो आपको ये पता चलेगा कि एसेट की वैल्यू बढ़ गई है या कम हो गई है, वैसे ही लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई है या कम हो गई है, वॉट एवर इट इज, इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज, जो भी होगा, कब, एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, डेथ ऑफ पार्टनर के टाइम पे, वो सब रिकॉर्ड होना चाहिए एक सेपरेट अकाउंट में। ये सेपरेट अकाउंट का नाम क्या होगा, तो ये सेपरेट अकाउंट का नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट, या उसे कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बहुत ही अच्छे से नाम दिया है, क्यों, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी रिवैल्यू हो रहे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी कहा जाता है। तो एडजस्टमेंट किस चीज़ का हो रहा है, तो जितना भी एसेट बढ़ा या कम होगा रहेगा उतना ही वैल्यू रिकॉर्ड होना चाहिए, वैसे ही लायबिलिटी जितना बढ़ा है या कम हुआ है उतना ही रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी हम सिर्फ एडजस्ट कर रहे हैं जितना वैल्यू बढ़ा कम हुआ उसे। ठीक है, अब जो भी इसमें से प्रॉफिट लॉस जनरेट होगा रिवैल्यूएशन पे से, यानी इस अकाउंट से जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा ये पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में हमें पोस्ट कर देना है, और ये होगा सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के इसमें, ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ये हमारा रूल है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसा रहेगा। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कहो या रिवैल्यूएशन अकाउंट कहो, या आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तीनों ही चैप्टर्स में आपको ये ड्रॉ करना है। तो इसके आपको इजीली 2.5 3 मार्क्स तक आराम से एग्जाम में मिल जाता है, और ये बहुत 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 ज़्यादा सिंपल है। क्यों, पहली चीज़ तो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये है हमारा नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि डेबिट में आने चाहिए लॉस, क्रेडिट में आना चाहिए गेन। ठीक है, तो हमें लॉस और गेन कब होगा, और रिवैल्यूएशन हम किस चीज़ का कर रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन हम कर रहे हैं असेट एंड लायबिलिटीज़ का। तो बस यही सोच के आंसर लिखना है कि जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो आपको फ़ायदा होता है या नुकसान, तो फ़ायदा यानी वो ये साइड क्रेडिट साइड पे आएगा जब एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो आपको होता है लॉस, तो वो डेबिट में रिकॉर्ड होगा। वैसे ही लायबिलिटी अपोजिट चलता है कि लायबिलिटी की वैल्यू अगर बढ़ गई तो आपको वो लॉस होता है, और लायबिलिटी की वैल्यू कम हुई तो वो आपको गेन होता है। सो बस इस तरीके से जो भी एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू आप डिफरेंस आपको मिल रहा है, बस ये चेक करना है कि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है, और इस हिसाब से यहाँ रिकॉर्ड करते जाना है। तो अब रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो अगर एसेट की वैल्यू कम हुई तो यहाँ पे एसेट का नाम आएगा, जो एसेट रहेगा वो, जैसे लैंड हुआ तो 2 लैंड अकाउंट, 2 बिल्डिंग अकाउंट, 2 डेटर्स अकाउंट, जो भी एसेट का वैल्यू कम हुआ वो यहाँ पे आएगा। कब आएगा, जब एसेट का वैल्यू डिक्रीज होगा तब आएगा। फिर 2 जो लायबिलिटी पे असर आया, तो लायबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तब यहाँ एंट्री होता है, और क्रेडिट साइड पे बाय एसेट कब एंट्री होगा, जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, और लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। और ये जो मैंने एसेट और लायबिलिटी लिखा है यहाँ पे उस एसेट और लायबिलिटी का नाम लिखना है, आपके क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड होगा कौन सा एसेट है, तो बस उस एसेट का नाम लिखना है, और कितना वैल्यू इंक्रीज हुआ कितना वैल्यू डिक्रीज हुआ उतना ही एंट्री यहाँ होना चाहिए। इसके अलावा एक और कंसेप्ट था अनरिकॉर्डेड असेट एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, यानी जो लायबिलिटी पहले से रिकॉर्डेड नहीं है अगर उसे अभी आप रिकॉर्ड करने जाओगे तो रिकॉर्ड करने से लायबिलिटी की साइड बढ़ जाएगी, तो लायबिलिटी जब बढ़ती है तो डेबिट में आएगा टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी।
यानी ऐसी लायबिलिटी जिसका रिकॉर्ड हुआ नहीं है और अभी आप कर रहे हो। और वही अगर एसेट रिकॉर्ड करना बाकी है और अगर आप अभी रिकॉर्ड करोगे तो एसेट की साइड बढ़ जाएगी, यानी यहाँ आ जाएगा बाय अनरिकॉर्डेड असेट, यानी ऐसा एसेट जो रिकॉर्ड हुआ नहीं है और अभी हम कर रहे हैं। बस इतनी ही चीज़ें यहाँ पर आएगी। फिर क्या करना है, आपको इस अकाउंट को क्लोज करना है। तो इस अकाउंट को क्लोज कैसे करेंगे, सेम तरीका यूज़ करना है। सेम तरीका जैसे बाकी के चैप्टर्स में हम यूज़ करते हैं वही सेम तरीका यहाँ भी यूज़ होगा, यानी कि आपको डेबिट और क्रेडिट का टोटल लेना है। तो समझ लो आपका फ़िलहाल क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है। तो जब क्रेडिट साइड बड़ा आएगा तो आपको दोनों साइड टोटल क्रेडिट वाला ही लिखना है, बड़ा टोटल। जो बड़ा टोटल होगा वो लेना है और जो छोटा साइड है यानी डेबिट साइड है वहाँ पे जो भी अमाउंट है वो माइनस कर लेनी है बड़े अमाउंट से। तो यहाँ आएगा टू पार्टनर्स, कौन से पार्टनर, कैपिटल और करंट अकाउंट। तो कौन से पार्टनर आने चाहिए, ओल्ड पार्टनर, ये अंडरलाइन करना है। और समझो आपके पुराने पार्टनर्स 3 हैं, एक्स वाई एंड जेड। तीनों में यहाँ जो प्रॉफिट आएगा बैलेंसिंग फिगर, ये तीनों में उनके ओल्ड रेशियो में बांट देना है। और ये जो आया है इसे हम, यानी ये जो आंसर आएगा इसे हम क्या कहेंगे, तो ये है प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ये प्रॉफिट मुझे कैसे समझा, तो सिंपल सा लॉजिक है स्टूडेंट्स कि आपका कौन सा क्रेडिट साइड बढ़ाया है। तो जब क्रेडिट साइड बड़ा आता है मतलब गेन ज़्यादा हुआ है और लॉस आपको कम हुआ है। पर इसी का ऑपोजिट भी हो सकता है। ऑपोजिट यानी कि अगर समझो आपका डेबिट साइड का टोटल बड़ा आया है और क्रेडिट साइड का टोटल कम आया है, यानी कि आपका लॉस वाला साइड बड़ा है, आपका लॉस वाला साइड बड़ा है और गेन वाली साइड छोटी है। तो ऐसे में ऑपोजिट साइड आंसर आएगा और वो आएगा यहाँ पर सेम तरीके से। अगर लॉस हुआ दोनों में से कोई एक ही आएगा, तो ये भी किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अंडरलाइन करके तीनों पार्टनर्स के नाम और ओल्ड रेशियो में ये अमाउंट उनको ट्रांसफ़र हो जाएगी। यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो। सो यहाँ पे भी ये जो आया है इसे कहेंगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ये आया है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। दोनों में से कोई एक ही आएगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव्स आपके कवर हो जाते हैं और बहुत इजी है। मिनिमम यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव हम बना सकते हैं आसानी से। तो वो क्या है, तो पहला क्रेडिट बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सो यहाँ आंसर आएगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आना, और जब क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आएगा तो डेफिनेटली गेन साइड ज़्यादा है, तो आपको आएगा आंसर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। आप सिर्फ प्रॉफिट लिख कर आओगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव में यहाँ लिख देती हूँ तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। क्रेडिट बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो अगर रिवैल्यूएशन नहीं लिखा तो वो क्या लिख के देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आपका आंसर आएगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ये इसका आंसर है। और इसका ही ऑपोजिट आएगा डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आंसर आ जाएगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ये 2 तो हो गए, पर इसके अलावा और क्या ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, जैसे कि इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट इज रिकॉर्डेड ऑन डैश साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी क्वेश्चन ये था कि जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तब वो रिवैल्यूएशन के कौन से साइड रिकॉर्ड होता है, तो आंसर आएगा क्रेडिट साइड। और सेकेंड ऑप्शन है कि इफ देर इज डिक्रीज या इफ देर इज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी ऑन विच साइड इट इज रिकॉर्डेड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी रिवैल्यूएशन के कौन से साइड रिकॉर्ड होता है जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है, तो आंसर आएगा डेबिट साइड। सो ये इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। अब यही जो चीज़ हमने की है इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं।
तो बहुत सिंपल है। आपको एक ट्रिक सिखाती हूँ मैं, जर्नल एंट्री कैसे की जाती है, वो भी बिना बाय हेड की है। अगर आपको ये लेजर बनाने आता है तो लेजर से आप इजीली जर्नल एंट्रीज बना सकते हो। तो कैसे? तो वो जो ट्रिक है वो अब मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो ट्रिक बहुत ही सिंपल सी है। जब आप ये जो डेबिट साइड है इसको पढ़ते हो ना, तब आपको ऊपर से नीचे ऐसे पढ़ते हुए आना है। यानी आपका एंट्री रहेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। और वहीं पे आप जब क्रेडिट साइड की एंट्री पढ़ते हो तो ये जो बाय है, ये बाय नहीं बोलना, ये बाय की जगह इसे पीछे डेबिट बोल देना, और ये जाएगा यहाँ से ऊपर की तरफ। तो जब ये क्रेडिट आएगा तो क्रेडिट की जगह बोल दो टू, तो आपकी एंट्री बन जाएगी। यानी यहाँ एंट्री बनेगी एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो ये इस तरीके से हमारी एंट्रीज बन जाती है। आप ये 2-2, 3-3 एंट्री एक साथ कर सकते हो। तो अगर मैं पहली, जहाँ पे ये कहा गया है कि इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, तो हमारे लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ है और एसेट में डिक्रीज हुआ है, यानी ये वाले साइड की बात चल रही है। तो यहाँ की दोनों एंट्री एक साथ करनी है। यानी कौन सी दोनों? ये और ये वाली एंट्री। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट टू लायबिलिटी अकाउंट। तो ये बन गई आपकी जर्नल एंट्री। तो यहाँ मैं लिख दूंगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर उसे क्या कहते हैं, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, कौन से दो चीज़ें थी, एक एसेट अकाउंट, दूसरा लायबिलिटी अकाउंट। ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री, एकदम सिंपल सा। अब वहीं पे ऑपोजिट साइड की बात करते हैं। तो ऑपोजिट साइड कौन सी? तो ये उनका सेकेंड हेडिंग क्या कहा है? इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, इंक्रीज एसेट, डिक्रीज लायबिलिटी। तो इंक्रीज असेट और डिक्रीज लायबिलिटी यहाँ पे है, ये साइड पे। ठीक है। सो अब इसकी एंट्री हमें क्या करना है? नीचे से ऊपर जाना है पढ़ते हुए। तो एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट या लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये दोनों एंट्री हम साथ में कर सकते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? एसेट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये हमारी एंट्री बन गई। अब बात करते हैं तीसरी एंट्री, जो कहता है कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमने कौन से साइड लिखी है? ये साइड पे, डेबिट में। तो अब आप ये एंट्री कैसे बनाओगे? आप खुद बोलो, फिर मैं बोलती हूँ। सो आई होप आपने ये एंट्री बना ली होगी अभी तक। सो ये एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट। अगर इसमें से आपकी एंट्री करेक्ट हुई है तो मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये ट्रिक समझ में आई है या नहीं आई है। सो हमारी एंट्री बन गई है रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आपके क्वेश्चन में अगर रिवैल्यूएशन बोला है तो आप रिवैल्यूएशन लिखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोला है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखिए। दोनों में से कोई एक ही नाम आएगा। टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट। हो गया। और अब लास्ट हमारी यहाँ पे फोर्थ एंट्री है, लास्ट नहीं है ये, फोर्थ एंट्री है अनरिकॉर्डेड असेट। तो आप फिर से कोशिश कीजिए, अनरिकॉर्डेड असेट हमने यहाँ लिखे हैं, और जब राइट की एंट्री होती है तो हमें नीचे से पढ़ते हुए ऊपर जाना है। बाय नहीं बोलना है, बाय की जगह पीछे डेबिट बोलना है, और ऊपर क्रेडिट की जगह टू बोलना है। तो आप ये एंट्री बनाइए और मेरे साथ में बोलिए। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो ये बहुत आसान है, और ये आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, ये सारे ही चैप्टर्स में आपको जर्नल एंट्री बनाने में ये ट्रिक सबसे ज़्यादा यूजफुल हो जाएगी। सो यहाँ पर आ जाता है अनरिकॉर्डेड असेट अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
तो जिन भी स्टूडेंट्स का जिसका भी ये एंट्री सही हुआ रहेगा, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये एंट्री पढ़ने आया या नहीं और आपको ये ट्रिक कैसी लगी। अनरिकॉर्डेड असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन और प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये हमारी थी एंट्री। ये भी जर्नल एंट्री बन गई। अब बात करते हैं प्रॉफिट की एंट्री। तो ये रहा प्रॉफिट्स, प्रॉफिट और लॉस दोनों ही हैं। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या बोला है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कहाँ है, हमारे डेबिट में है, ये रहा। ठीक है, तो ये एंट्री को पढ़ते टाइम आप कैसे पढ़ेंगे, आप कोशिश कीजिए, फिर मैं बताती हूँ कि इसकी एंट्री क्या होगी। आई होप आपने ये एंट्री अभी तक बना ली होगी। सो ये एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, यूजुअली पार्टनर कैपिटल नहीं लिखा जाता क्योंकि प्रॉफिट को 3 पार्टनर में बांटा जाएगा, तो तीनों का नाम सेपरेट आना चाहिए, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। ठीक है, तो जिन्होंने भी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट बोला है वहाँ पे आप सिर्फ ये करेक्शन कीजिए कि पार्टनर कैपिटल ये कॉमन नाम लिखने की जगह पे तीनों पार्टनर के नाम लिख दीजिए वहाँ पे, तो हो गया हमारा काम। सो यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, अभी फ़िलहाल के लिए मैं ओल्ड पार्टनर लिख रही हूँ, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इसकी जगह आपको लिखना है एक्स वाई एंड जेड, फिर आप कैपिटल लिखोगे तो कैपिटल या करंट, हमेशा पार्टनर के नाम से ये एंट्री होती है। ओल्ड पार्टनर कैपिटल ये नहीं आएगा, वहाँ पे पार्टनर्स के नाम आने चाहिए, क्योंकि हमने जर्नल एंट्री बनाई है इसीलिए मैंने ये लिखा है। फिर अब लॉस की एंट्री है, तो जो ये मैंने प्रॉफिट की एंट्री बनाई इसका ऑपोजिट एंट्री हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, यानी कि पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट की जगह क्या आएगा, एक्स वाई जेड। यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने लिया है, आपके क्वेश्चन में जो नाम रहेगा वो कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में से जो रहेगा वो आएगा। ये सब डेबिट है टू रीवैल्यूएशन और प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये हमारी हो गई सारी की सारी 6 जर्नल एंट्रीज। यानी अगर आपको ये एंट्रीज बाय हार्ट नहीं करनी है तो आप लेजर अच्छे से कर लीजिए और एंट्री तो हम बना सकते हैं। ये इतना सिंपल है कि ये आपको एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन, ये तीनों ही चैप्टर्स में आपको आसानी से बिना जर्नल एंट्री गलत हुए, वो भी बिना बाय हार्ट किए, आपको ये मार्क्स दिला सकते हैं। ठीक है, अब हम हमारे आज के लास्ट पार्ट पे जाते हैं और वो रिवैल्यूएशन के बाद है ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पार्टनर्स में बांट देनी है नया पार्टनर आने से पहले, या कोई पुराना पार्टनर जब छोड़ के जाता है तब ऐसी कोई चीज़ है बिजनेस में जो बांट दी जाती है। तो वो क्या है, तो उसे कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अब एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या, तो एक्यूमुलेटेड यानी जमा किया हुआ, इतने सालों से पार्टनर्स बिजनेस करते आ रहे हैं, अभी जाके कोई नया पार्टनर ला रहे हो या कोई पुराना पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो जब कोई नया पार्टनर आता है उससे पहले जो भी पैसा जमा किया हुआ होगा वो पुराने पार्टनर्स का है, इसीलिए पुराने पार्टनर्स में बांट देना है। और जब कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाएगा तो वो अपना शेयर लेके जाएगा, यानी कोई नया पार्टनर आए या पुराना पार्टनर छोड़ के जाए, दोनों ही केस में जो जमा किया हुआ यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होंगे वो बांट देने हैं, किसमें, पुराने पार्टनर्स में। ठीक है, सो यहाँ पे पास्ट प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स यानी कि पास्ट प्रॉफिट्स, पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट जो आपने कमाए हैं, अर्नड बाय किसने, ओल्ड पार्टनर्स ने,
विच आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि उनको बिजनेस में ही रखा था, बांटा नहीं गया था अभी तक, ताकि बिजनेस में जब ज़रूरत पड़े तब पैसा यहीं से इस्तेमाल हो, इसीलिए उन्होंने साइड में निकाल के रख दिया था, बस पार्टनर्स ने बांट के लिया नहीं था। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, जॉइंट पॉलिसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस जिसमें प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस जिसमें शायद लॉस होगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस कैसे पहचानोगे? तो ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन में लायबिलिटी में होगी, और जो लॉस है ये एसेट में होगा। बाकी सारी चीज़ें आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दी होगी। आगे अब इनको क्या करना है? तो ये सारे के सारे क्वेश्चन में इसमें से एक या दो होंगे, उन्हें ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स के अकाउंट में। तो कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स। चैप्टर कोई भी हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या डिसोल्यूशन हो, सब में ये ऐसे जो रिजर्व्स होते हैं ये पार्टनर्स में बांट दिए जाते हैं। कब किया जाता है? तो उन्होंने बताया, जैसे मैंने कहा, बिफोर एडमिशन या एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर। नया पार्टनर आने से पहले बढ़ जाना चाहिए, या पुराना पार्टनर जब छोड़ के जा रहा है, चाहे रिटायरमेंट की वजह से या डेथ की वजह से, तो तब दे देना है उसको उसका शेयर। अब इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होगी? तो बहुत सिंपल है, मैं ये भी आपको लेजर फॉर्म में समझा देती हूँ। हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया होगा कुछ इस तरीके से, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये पार्टनर के कैपिटल की साइड है। यहाँ पार्टनर का कैपिटल बैलेंस करके लिखा जाता है, और जो भी रिजर्व है ये पार्टनर्स के क्रेडिट में दिया जाता है, जो भी जमा किया हुआ पैसा है या प्रॉफिट्स है। तो जनरल रिजर्व, बाय रिजर्व फंड या जो भी रिजर्व रहेगा वो पार्टनर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आना चाहिए। और अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे आएगा। कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट। लेकिन अगर लॉस है तो वो इस साइड आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन ये होगा लॉस वाली अमाउंट। सो बस आपको यहाँ पे अगर प्रॉफिट और रिजर्व्स है यानी कि ये है, तो ये एंट्री कैसे बनेगी? तो जैसे मैंने अभी ऊपर सिखाया, रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो कौन से पार्टनर्स आएंगे? ओल्ड पार्टनर। देखो, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये साथ में एंट्री की है, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और दूसरा है लॉसेस की एंट्री, यानी ये वाली एंट्री। तो डेबिट की एंट्री के लिए ऊपर से नीचे आना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये भी कौन से पार्टनर होंगे? ओल्ड पार्टनर्स होंगे। बस ये हो गया आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसके लिए एग्जाम में मार्क्स बिल्कुल भी नहीं गंवाए जा सकते, क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा इजी है। बस आपको सिर्फ इतना आना चाहिए कि एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, और दूसरा जो रिजर्व्स है वो पार्टनर्स में बांट देने हैं। ये वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपको इस वीडियो में कौन कौन सी चीज़ें समझ में आई, ट्रिक्स समझ में आई, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, सो दैट मैं ऐसी ही और भी ट्रिक्स के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड कोई भी डाउट है तो बेफिक्र होके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं आपके डाउट्स को डेफिनेटली सॉल्व करने का ट्राई करूँगी, मैं आपको रिस्पॉन्स दूँगी। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं और मेरा वीडियो पहली बार देखा है, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड मेरी चैनल को कॉमर्स ड्रिल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट टाइमली जब मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ तो आपको वो नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, जिससे आप मेरा वीडियो पहले देख पाएंगे। थैंक यू सो मच। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें हम कैपिटल कैलकुलेशन के बारे में सीखेंगे कि जब कोई पार्टनर चेंजेस होते हैं, यानी कि पार्टनरशिप में एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, उस समय पे कैपिटल अगर नया कैलकुलेट किया जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।